Hey you guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today's video is all about my life update. अभी बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहे थे मेरे, तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी मैं यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1 साल हो गया है मुझे, मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ और बहुत सारी चीजें ऐसी साथ में चल रही थी जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक लाइफ अपडेट वीडियो करते हैं और आप लोगों को अपना लाइफ का अपडेट देती हूँ कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी इतने दिनों से, जिसके वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं खुद ही स्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो कैसे वीडियो शूट करती और कैसे अपलोड करती। ऑल्दो मैंने 2-3 वीडियो शूट किया हुआ था बट वो भी अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लाइफ अपडेट वीडियो करते हैं आज और आप लोगों को देती हूँ मैं अपनी लाइफ की सारी फुल ऑन अपडेट। अभी तक का क्या चल रहा था, कहाँ थी, क्या कर रही थी, वीडियो क्यों नहीं डाला, क्या सारी चीजें चल रही थी जिसके वजह से मैं इतना इनकंसिस्टेंट हो गई थी यूट्यूब पे। सो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए। मैं पिछले बार जनवरी में यहाँ पे आई थी और जैन फेब मार्च में यहाँ पे रही थी। अप्रैल में मैं अराउंड 11 अप्रैल को मैं गई हूँ बॉम्बे वापस। एंड जो जैन फेब मार्च का जो 3 मंथ्स का जो पीरियड था उसमें मैंने जबरदस्त वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए। ऑलमोस्ट एवरी वीक में मेरे 2 वीडियो अपलोड होते थे। बट अप्रैल में बॉम्बे जाने के बाद एक तो आयशु को अकेले मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मई में मैं गोवा भी गई थी, उसका वीडियो भी अपना शूट कर पाई, जो शूट भी किया वो भी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया और मैंने फिर न्यू फोन लिया। बट बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी। अभी इतना सारा रीजन बताने जाऊंगी तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको बीच में ही आप बोलोगे कि बोर हो गया, अभी नहीं देखना वीडियो। तो इसलिए मैं बहुत सारी रीजंस थे, इसलिए मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगी। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ फटाफट कि क्या हो रहा था। तो वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बहुत जबरदस्त सा सरप्राइज जो मैं बहुत टाइम से आप लोग से बताना चाह रही थी बट वही बोल सकते हैं ऐसा टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला जिसकी वजह से मैं बता नहीं पा रही थी। तो आज मैं कर दूंगी वो सारे राज का खुलासा। यस, तो अप्रैल में चली गई बॉम्बे। उसके बाद मई में मेरा गोवा का प्लान बन गया था एंड ऑफ द मई का, बट वो भी वीडियो में नहीं शूट कर पाई। और जो थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे मैंने वो भी मेरे पुराने वाले फोन में थे जो मैं नहीं ले पाई इस फोन में क्योंकि वो न्यू फोन लेने से पहले ही वो फोन एकदम खलास हो चुका था। तो वो भी रीजन था। उसके बाद 2-3 महीने तो बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैं अक्टूबर 28-29 को अराउंड आ गई थी धनबाद एंड मेरा काफी लंबा प्लान था यहाँ पे रुकने का। तो लेकिन क्या हो गया था, दादाजी का बरसी हुआ मेरा 7 नवंबर को। उस बीच में छठ भी था, दादाजी का भी बरसी हुआ। 3-4 तारीख को छठ था और 7 तारीख को दादाजी की बरसी थी। दादाजी का बरसी जैसे ही खत्म हुआ, 5वां बरसी था उनका, उसका वीडियो मैंने बाय द वे अपने चैनल पे डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि बिहारी हमारे इधर की जो लास्ट बरसी होती है वो कैसे करते हैं। ऑल्दो सब सारी बरसी गाँव में ही हुई है दादाजी की, बट ये आखिरी थी और मैं यहाँ पे थी, इसके वजह से गाँव नहीं जा पाए और दादी की भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसके वजह से यहीं पे करना पड़ा। तो दादाजी का बरसी जैसे खत्म हुआ ना 7 को, क्या हो गया था, दादी का सडन तबीयत इतना खराब हो गया उसके बाद कि उनका डे बाय डे उनको ना उनकी कंडीशन क्रिटिकल ही होते जा रही थी। तो पहले क्या हुआ, पहले उनको बहुत खांसी हो रही थी। तो नॉर्मली खांसी होता है तो आप क्या करोगे, अगर डॉक्टर से पूछोगे कफ सिरप लोगे, वो पियोगे और डॉक्टर को दिखाओगे, बस इतना ही। इससे ज्यादा आपका एक्सट्रीम लेवल पे कुछ नहीं होगा अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो दादी का ऐसे नॉर्मल उनको खांसी हो रही थी। तो पापा ने डॉक्टर से दिखाया उनको, उनके कफ सिरप लिया, उनको पिलाया और फिर वो थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल हो गया। फिर छठ में क्या हुआ, इधर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आपको भी पता है बिहार झारखंड की ठंड कितनी ज्यादा होती है। अब इधर नवंबर में उतना ज्यादा ठंड नहीं था बट आप ओल्ड एज के लिए और न्यू बॉर्न बेबी के लिए बोल सकते हो कि ठंड रहती है थोड़ी बहुत। तो इतना ज्यादा उस टाइम पे दादी को सबने मना किया कि आप छठ मत करो क्योंकि 2-3 बहुत बड़ा पूजा होता है, वो 2-3 दिन की फास्टिंग हो जाती है। दादी को एकदम निर्जला रहता है वो फास्टिंग। दादी को सबने मना किया कि आपसे नहीं हो पाएगा, मत करो आप, बट वो उन्होंने जिद करके फिर भी वो फास्टिंग कर लिया। और क्योंकि दादी का कंडीशन नहीं था जो हमारे इधर तालाब होता है उधर जाके करने के लिए, इसलिए हमने घर पे ही ऊपर में छत पे हमारा जो टेरेस है उस पे हमने किया था।
और वो पानी रात भर इतना ठंड हो गया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब दादी उसमें खड़ी हुई और जब वहां से निकली है तो वो लिटरली बैठ गई। 10-15 मिनट तक कुछ उनमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। हम सब पूरे फैमिली डर गए कि इसको क्या हो गया ऑल सडन। लेकिन उसके बाद दादी थोड़ा रिलीफ हुआ, आई, उनको लिटाया, गरम तेल से उनकी मालिश की गई, उसके बाद दवा हुआ तो वो ठीक हो गई। जैसे दादाजी की बरसी खत्म हुई है उसके बाद उनका इतना तबीयत खराब हो गया है, अचानक से इतनी खांसी हो गई है, इतनी खांसी होने लगी उनको कि मतलब वो 5 मिनट का भी उनको ब्रेक नहीं लग रहा था खांसी में। तो पापा लोगों ने उनको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए उनको करने के लिए। फिर वो सारा टेस्ट हुआ, दादी का बहुत सारा टेस्ट के थ्रू उनको गुजरना पड़ा। उसके बाद टेस्ट से पता चला कि उनके लंग्स में पानी भर गया बहुत ज्यादा, और हार्ट का जो साइज है, जो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का साइज होता है उससे दादी का जो हार्ट का साइज है वो बड़ा हो गया है। उसके बाद फिर डॉक्टर को पापा ने दिखाया, उन्होंने 1-2 टेस्ट और लिखा, जो हायर आप बोल सकते हो कि थोड़ा हायर एंड में जाके टेस्ट करवाना पड़ा ताकि पता चले कि एक्चुअल रीजन क्या है, जिसके बाद जो थोड़ा पता चले कि सच में हो क्या रहा है, उसके बाद उसका मेडिसिन जो भी है वो चलाया जाए, ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करे। तो थोड़ा हायर एंड पे जैसे जाके टेस्ट कराया तो पता चला कि दादी को लंग कैंसर हो गया है और जो 4th स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब ये ऐसा न्यूज था कि सुन के घर में ऑलमोस्ट सारे लोगों का मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा था दिमाग कि अब क्या करे। क्योंकि जब पापा ने डॉक्टर को ये बात बताई तो सबसे पहले तो एज फैक्टर करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि एज इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो एज पे बहुत डिपेंड करती है, और दादी की एज ऑलरेडी 85 to 88 के बीच में उनका एज था। तो पापा ने यहाँ 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि इनका एज इतना ज्यादा है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओगे तो सबसे पहले तो इनका एज देख के इनको एडमिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो झेलना, उसके लिए बहुत ज्यादा कैपेसिटी और बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। क्योंकि मैं इसलिए ये सारी बातें जानती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थी, उनको भी कैंसर था, उनकी भी ट्रीटमेंट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके उन्होंने ये सारी चीजों को फेस किया है, तो इसलिए मैं ये चीजें बता सकती हूँ। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पास सबसे पहले तो आप ये बात जान लो, जो फैक्ट है कि इनके पास टाइम बहुत कम है, ये आज है कल नहीं, इनके लाइफ की अब कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने सजेशन ये दिया कि इनके पास जितना भी टाइम है आप लोग इनको घर में रखो, इनकी सेवा करो, अब बस वही है जो इनके साथ रहेगा। क्योंकि आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इनको कहीं पे भी लेके जाओगे तो मैं इसकी भी गारंटी नहीं दे सकता आपको कि ये जो जर्नी होगी, जो रास्ते का जो सफर होगा वो भी ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। तो अब ऐसा सिचुएशन डॉक्टर ने खुद ही आगे से बोल दिया तो सब लोग घर में टेंस्ड हो गए कि क्या होगा, अभी पता नहीं, कहीं भी लेके जाएंगे। और मोस्टली आप जानते होंगे, अगर लोग टाटा ही सजेस्ट करते हैं, जो बॉम्बे में है, जो फेमस है टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे सजेस्ट करते हैं जाने के लिए। और मैं खुद बॉम्बे में रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर दादी का एज कम होता तो। लेकिन एज उनका इतना ज्यादा था कि यहाँ से बॉम्बे जाने की जर्नी भी वो पता नहीं सर्वाइव कर पाती या नहीं। तो पहले तो सारे डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जो क्योरेबल नहीं है, आप कुछ भी कर लोगे ये क्योर नहीं हो सकता है। और बिना मतलब का ऐसे एज में और क्यों इनको वो कीमो, रेडिएशन, वो सबके इतना दुख तकलीफ होता है वो सारे ट्रीटमेंट में कि आपको क्यों इनको उन सारे तकलीफों से गुजारना है। इससे अच्छा है कि इनके घर में आप देख रेख करो, इनकी घर में सेवा करो। फिर भी पापा लोगों ने तो हिम्मत नहीं हारी। पापा ने दिल्ली में एक आयुर्वेदा सेंटर है वहां पे कॉल लगाया, वहां के डॉक्टर से दादी का ट्रीटमेंट शुरू किया, उन्होंने कुछ मेडिसिन भेजे। तो मेरा क्या था कि जो दादी का कंडीशन था वो देख के मैं इतनी शैटर्ड हो गई कि मुझे एक दिन भी उसकी हालत देख ही नहीं जा रही थी। यहाँ पे इतनी उसकी डे बाय डे कंडीशन खराब होते जा रही थी। फिर भी जितना हो सका, मुझसे जितना बन पाया, उनको मालिश करनी, उनकी देखभाल करना, उनको दवा देना, नहलाना, खिलाना, सब कुछ कर रही थी। और जब तक मैं थी उस टाइम तक तो दादी खुद से भी उठ के वॉशरूम जाना, खुद से खाना थोड़ा बहुत कभी कभी कर ले रही थी। लेकिन जैसे मैं यहाँ से गई हूँ उनका इतना कंडीशन खराब हो गया कि खाने के लिए भी उनको मेरी बहन या मम्मी पापा जो भी रहते थे वो खिलाते थे, उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करवाना, सब कुछ मम्मी लोग करती थी, क्योंकि उनका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा था डे बाय डे। जो लंग्स में उनका पानी भर गया था जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम
प्रॉब्लम भी होने लगा था। वो नाक से ब्रीथ करना बंद कर दी थी, उन्होंने मुंह से ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया था, और मुंह से ना हमेशा उनके पानी निकलता था, क्योंकि जो लंग्स में पानी भर गया था वो मुंह के थ्रू उनका बाहर निकल रहा था। तो मतलब इतना कंडीशन वर्स्ट हो गया था कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। वो सिनेरियो घर का इतना खराब हो गया था कि मुझे मतलब मैं हर रोज दादी को देख के रोती थी कि क्यों हो गया है ऐसा। मतलब अभी डॉक्टर ने तो बता दिया है कि इनका आज नहीं तो कल ऐसा वाला टाइम चल रहा है, लेकिन जो फैमिली मेंबर होते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये बात कि जिनको मैं आज देख रही हूँ कल वो हमारे साथ नहीं होंगे। तो वही वाला कंडीशन चल रहा था, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत खुद को किसी भी तरह समझाया। और जिस रीजन से मैं यहाँ पे आई थी वो माहौल बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे रहने लायक। तो आशीष ने बोला कि ये काम करो, तुम आ जाओ वहां पे वापस, बॉम्बे वापस आ जाओ, अगर दादी ठीक हो जाती है तो तुम वापस चले जाना मिलने। लेकिन मेरे मन में मैं 1000% श्योर थी कि अब नेक्स्ट मैं जब भी धनबाद आऊंगी मैं दादी को नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि हम सबके बस कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ये बात, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि दादी अब हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, उनका कंडीशन ही नहीं है वो ज्यादा दिन सरवाइव कर। तो क्या हुआ था, मैं ये सारी चीजें देखते देखते मैं इतनी टेंस्ड हो गई थी, इतना स्ट्रेस हो गया था माइंड में कि मतलब वो चीज से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैं 20 नवंबर को मैं धनबाद से वापस चली गई थी बॉम्बे। ये सब तो हुआ ही, और इसके पहले का मैं आपको एक इंसिडेंट बताना भूल गई जो मैं अभी बता देती हूँ आपको। दादी का इंसिडेंट तो बाद का है। जब मैं यहाँ पे आई थी जैन फेब मार्च में पिछले साल 2022 में, उस टाइम पे मेरी बुआ, मेरी खुद की छोटी बुआ है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, उनकी ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे भी आने के बाद मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको, पिछले 1 साल इतना कुछ चल रहा था ना फैमिली में, इतनी खराब सिचुएशन हो गया था ना। बुआ भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, बुआ का फिर दिल्ली में ट्रीटमेंट चला, उनके हेड के पीछे वाले साइड में ट्यूमर था और काफी बड़ा ट्यूमर निकला है उनको। तो उनका ऑपरेशन भी आई गेस जून या जुलाई के टाइम पे उनका ऑपरेशन हुआ है दिल्ली में। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे थी, तो जब मैं जाने लगी उससे थोड़ा टाइम पहले बुआ आई थी, तब उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट वगैरह चला, टेस्ट हुआ, जिससे पता चला कि उनको ट्यूमर है। तो वो वाला टाइम भी एक दिमाग में स्ट्राइक हो गया कि मतलब, और बहुत, मेरी बुआ का एज बहुत कम है, उनकी एक बेटी है अभी जो अभी ग्रेजुएशन में है। तो बहुत सारी चीजें माइंड में चल रहा था कि क्या हो रहा है फैमिली के साथ, पता नहीं क्यों बैक टू बैक कुछ ना कुछ खराब, पहले बुआ फिर दादी, और दादी का तो ऐसा ही हुआ कि दादी तो हमें छोड़ के ही चली गई। तो पूरा 1 ईयर इतना डिस्टर्ब चल रहा था ना घर में, पूरे फैमिली मेंबर इतने परेशान थे, इतना दिमाग में टेंशन था कि इसलिए वीडियो तो छोड़ो, खुद की भी हालत संभालने लायक नहीं थी, तो मैं वीडियो कहाँ से बनाती और कहाँ पोस्ट कर पाती। तो उसके बाद क्या हुआ, दादी का मैं यहाँ से गई हूँ 20 नवंबर को, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ दादी ने सरवाइव किया है, और वो 1 मंथ उसके लिए इतना वर्स्ट था ना, मतलब मैंने तो वो सारे सिनेरियो अपने आंखों से देखा नहीं, वरना मैं तो खुद को ही संभाल नहीं पाती, मैं दादी का क्या ही ध्यान रख लेती। मतलब इतना उसका कंडीशन खराब, उसको उठ के बैठने को भी नहीं हो रहा था, सब उसको पकड़ के उठा रहे, खिला रहे, बैठ रही है या बैठना तो छोड़ दो, दिन भर लेटी रहती थी। उनको वो बेड बाइट हो गया था, पूरा बेड पे लेटे लेटे 24/7 अगर आप बेड पे लेटे हो तो आपको वो पीछे कुछ स्किन निकलने लगा था दादी का, तो वो सारी चीजें भी हो गई। तो मतलब बहुत ही खराब कंडीशन था। मैं बॉम्बे चली गई 20 नवंबर को, और मेरे साथ मेरा छोटा वाला भाई गया था यहाँ से आयशु को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आशीष मोस्ट ऑफ द टाइम बॉम्बे से बाहर ही रहते अपने काम के चक्कर में, तो मेरा भाई मेरे साथ गया हुआ था। उसके बाद ये सारी चीजें चल रही थी 1 मंथ तक, किसी भी तरह दादी अपना, इतना कंडीशन खराब हो गया फिर भी वो सरवाइव कर रही। उनको तकलीफ जो था वो तो उनके अंदर ही पता होगा। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ आयुर्वेदा वाला, घर पे सब लोग उतने ही ध्यान रख रहे, सब देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु, इसका दिन कभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये सारे भगवान ने अब बनाया हुआ है, किसको कब दुनिया में आना और किसको दुनिया से कब जाना है इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। 29 दिसंबर को मैं ऐसी सुबह, आयशु उठ गई थी, रोने लगी, तो मैं बस उसको लैप में लेके बैठी हुई थी, सुबह 7 बज रहा होगा। उस टाइम पे मम्मी का कॉल आया कि दादी अब हमारे साथ नहीं है, दादी हमें छोड़ के चली गई। उसके बाद तो मतलब मेरा ये कंडीशन हो गया कि मुझे खुद को संभालना इतना मुश्किल हो रहा था कि
क्योंकि मेरा दादा दादी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड था। मैं अपने मम्मी पापा से ज्यादा दादा दादी के साथ रही हूँ। और दादाजी के डेथ के बाद ये था कि 6 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई, बट ये था कि मैं जब भी धनबाद आऊंगी एटलीस्ट दादी रहेगी, तो उनसे मुझे दादा दादी का दोनों का एक, मुझे अपने मन में दोनों का छाया साथ में रहेगा कि दादा दादी दोनों हैं। लेकिन दादी के जाने के बाद तो वो चीज ही खत्म हो गई कि अब ग्रैंड पेरेंट्स जो रहते हैं ना, उनका लव बहुत प्रीसियस रहता है। तो ऐसा हो गया कि अब तो देख ही नहीं पाऊंगी उन लोग दोनों में से किसी को भी कभी भी। तो मुझे खुद को संभालने में इतना डिफिकल्टी हो रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करूंगी। लेकिन फिर बहुत ये चीजें हैं कि खुद को बहुत समझाना पड़ता है कि ठीक है, अभी यही लाइफ है, कौन कब आएगा जिंदगी में, कब जिंदगी से आधे रास्ते से हाथ छोड़ के चला जाएगा किसी को नहीं पता। बट ये ट्रुथ है लाइफ का, ऐसी जिंदगी चलती है। जो आए हैं दुनिया में वो जाएंगे ही। बस यही सारी जो मन को अपने आप को जो तसल्ली बोल सकते हो, तसल्ली देने की बातें हैं ये सारी चीजें। बस ये सारी बातें बोल बोल कर खुद के मन को समझाया कि ठीक है। और क्या हुआ, 29 को ही आशीष को दिल्ली जाना था। उनकी पहले से कोई मीटिंग फिक्स थी, सब कुछ टिकट वगैरह सब हो रखा था। ऑल सडन मैंने आयुष को, मेरा भाई बड़ा वाला भाई दिल्ली में रहता था, मैंने आयुष को भी दिल्ली भेज दिया कि तू चला जा साथ में, एटलीस्ट दादी को लास्ट अंतिम विदाई दे देना तुम। तो क्या होता है, हमारे इधर हम लोग धनबाद में रहते हैं, लेकिन मेरे दादा दादी दोनों की भी इच्छा यही थी कि हमें कुछ भी होगा तो तुम हमारा अंतिम विदाई हमारे गांव से ही करना, जो हमारा मतलब हमारे इधर बोला जाए जो हमारा स्थान है वहां से हमें अंतिम विदाई देना। तो दादाजी का भी हुआ था तो हम गाँव ही गए थे, दादी का भी हुआ तो सब लोग गाँव ही चले गए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थी नहीं। तो मैंने भाई को बोला कि तू जा दिल्ली, वहां पे बड़े वाला भाई है उसके साथ तू गाँव चला जाना, तू दे दे दादी को अंतिम विदाई, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। तो उसी दिन भाई को भी भेज दिया। अभी आशीष भी नहीं, भाई भी नहीं, पूरा घर पे मैं अकेले में इतना रोई हूँ। तो वीक ऑलमोस्ट लग गया मुझे खुद को संभालने और समझाने में कि ठीक है अभी यही लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही है। तो बस वो दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी आ गया, न्यू ईयर तो क्या ही हमारे लिए एकदम घटिया न्यू ईयर भी था। न्यू ईयर के दिन एकदम हमारा घर का माहौल ही एकदम ऐसा हो रखा था कि क्या ही बताएं। तो फिर मम्मी पापा लोग सब चले गए गांव। उसके बाद वो लोग वहां से 13 जनवरी को वापस आए हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें थी, बहुत सब कुछ चल रहा था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो सरप्राइज में रिवील करने वाली थी वो। तो हुआ ये कि ये सारी चीजें चल रही थी, उस बीच में मैं हो गई प्रेग्नेंट। और ड्यू टू ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया कि डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड के लिए मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सेकंड बेबी कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इतना आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग हो तभी बहुत मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। बेबी को रेज करना इज नॉट अ इजी टास्क, वो हर मॉम ही समझ सकती है कि कितनी रातों की नींद और क्या क्या चीजें गवा देती है एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। तो आयशु के साथ ये सारी चीजें फेस करने के बाद मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी सेकंड के लिए। बट डॉक्टर ने कुछ रीजंस बताए जिसके बाद से उन्होंने बोला कि तुम नेक्स्ट टाइम मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए इफ यू वांट सेकंड चाइल्ड तो कीप दिस। मम्मी ने बहुत कसम वसम दे के कि हाँ ठीक है, बहुत फोर्स किया। तो फिर ये सारी चीजें फिर और भी बहुत सारे ऐसा लगा, बहुत लोगों ने समझाया कि ठीक है एक सिबलिंग्स का होना बहुत जरूरी है, ये वो बहुत सारे ये रीजंस थे। तो फिर सब जाके मैंने मान लिया कि चलो ठीक है फिर रखते हैं। फिर उसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो गई, वो अलग। और मैंने सोचा था कि ये प्रेगनेंसी की जर्नी में फुल कैप्चर करूंगी, सारी चीजें का वीडियो लूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली फोन खराब हो गया उसी बीच में, दादी की तबीयत खराब हो गई, थोड़े टाइम तक मेरे पास मेरा फोन नहीं था। तो बहुत सारी चीजें, जो वीडियो बनाया भी वो भी पुराने वाले फोन में था, वो नए वाले फोन में वीडियो लेने से पहले वो फोन एकदम खत्म ही हो गया पूरी तरह से। तो बहुत सारी चीजें बीच में चल रही थी जिसकी वजह से वो वीडियोस तो रह ही गया लेना। तो और सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी भी शुरू हो गई, फिर वो भी चलता रहा। उस बीच में फिर यही रीजन था कि मैं धनबाद आई थी अक्टूबर में, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी धनबाद में हुई थी। मैंने सोचा था कि सेकंड डिलीवरी भी यहीं करवाऊंगी, क्योंकि मम्मी के इधर रहने से यू ऑल नो कि कितना रेस्ट मिलता है, आप बहुत अच्छी तरह से अपना टेक केयर कर सकते हो। और जब आप अपने घर पे रहते हो ना, आप 10-15 मिनट भी लगा लो फिर भी आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। और छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेड सारा काम कर देगी। लेकिन
आयशु का तो सब कुछ मुझे ही करना, वो किसी के पास जाती ही नहीं है, उसको मम्मा डैडा ही चाहिए। अभी उसका नया है, अभी यहाँ पे है तो वो मामू के पास जाती है, नानू नानी सबके पास, मासी सबके पास जाती है। तो ये सारी बातें सोच के मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन जो दादी का कंडीशन था वो, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 7 मंथ कंप्लीट होने वाला था, 7 मंथ रनिंग था मेरा। तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन योर 3rd ट्राइमेस्टर, तो अभी का थोड़ा सा अच्छा फेज निकालना जरूरी है। तो ये सारे माहौल देख के तो बिल्कुल भी मेरा मतलब होना यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुझसे मतलब मुश्किल होते जा रहा था। और ये भी एक रीजन था कि अगर बाय भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए दादी को, जो डॉक्टर ने तो बोल ही रखा था, हमारे सबके मन में वो बात पता था, लेकिन अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो जाए तो मेरे वजह मैं तो जा नहीं पाऊंगी ये कंडीशन में, और मेरे वजह से मम्मी पापा भी नहीं जा पाएंगे। और मम्मी पापा बड़े बेटे बहू हैं, उनका जाना 200% कंपलसरी है कि उनको जाना ही जाना है। तो ये सारा सिचुएशन भी था, ये सब सोच के भी मैं वापस बॉम्बे चली गई। उसके बाद क्या हुआ, दादी का सारा जो भी क्रियाक्रम होता है वो सब खत्म हुआ 13th को, 12 जनवरी को। 13th को मम्मी पापा सब वहां से आ गए धनबाद। के बाद इन लोगों की ट्रेन थी 15th के नाइट को, मेरी ड्यू थी 5th फेब को, लेकिन मेरा पहला वाला क्योंकि सिजेरियन था तो मैंने डॉक्टर से डेट लिया था कि 18th जन को मैं सीजर करवा लूंगी। 9th तो मेरा फर्स्ट से ही शुरू हो गया था, तो उसके बाद 15-16 दिन बीतेगा और सीजर करवा लेंगे। तो प्लान ये था। मम्मी पापा 15th को निकले हैं और 16 को ऑल सडन मुझे इतना पेन होने लगा सुबह में 4-4:30 बजे के आसपास। तो मैं किसी भी तरह मुझे लगा कि ठीक है, अभी क्योंकि लेबर पेन शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है और मेरा 5th को ड्यू था, तो कहीं सोच ही नहीं सकते थे कि मेरा लेबर शुरू होगा उस टाइम पे। लेकिन थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैं किसी भी तरह बैठ के उठ के घूम के किसी भी तरह से मैंने टाइम पास किया। 7-7:30 बजाए आशीष बोल रहे थे चल डॉक्टर के पास। मैं बोल रही थी कि रुको, मैं भी शायद कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगा, क्यों ठीक होने का नाम ले, वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था वो। तो 7 बजे मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि मैम ऐसी ऐसी बातें क्या करूं। मैम ने डायरेक्ट बोला डॉक्टर ने कि कम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चली गई मैं सुबह 7 बजे। आयशु सोई हुई है, 7:30 बज रहे थे उस टाइम पे, आयशु सोई हुई थी और मैंने हॉस्पिटल बैग पैक करके मेरा रखा हुआ है। मैं सिर्फ फाइल और पानी का बॉटल और आयशु के लिए पानी का बॉटल लेके गई थी बस, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर देखेंगे, बोल देंगे कि कॉन्ट्रैक्शन है, कोई नहीं अभी 1-2 दिन रुक सकते हैं, तुम घर चली जाओ। मुझे लगा डॉक्टर ये बोल के भेज देंगी। मैं वहां पे गई हूँ, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला कि सर्विक्स तुम्हारा ओपन होना शुरू हो गया है, अभी अब क्या कर सकते हो। उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएट सिजेरियन करना पड़ेगा, नहीं तो ये लेबर शुरू हो जाएगा, वाटर ब्रेक हो सकता है। अभी 5th को मेरा ड्यू और अभी वाटर ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब बहुत ही अनन फनन वाला सिचुएशन हो गया था। कोई भी नहीं मेरे साथ, आशीष थे वहां पे। अब आशीष आयशु को भी संभाल रहे थे, हॉस्पिटल की भी सारी फैसिलिटी पूरी कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे सीधे ऑब्जर्वेशन के अंदर रख दिया था कि आपको अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो सारा कुछ आशीष को ही करना पड़ा था, मैं आयशु को भी नहीं ले सकती थी। तो लेकिन बहुत सुबह था, मुझे हॉस्पिटल का बेड तब तक अलॉट नहीं हुआ था। मैंने प्री बुकिंग नहीं किया था, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो प्री बुकिंग करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको बेड अलॉट कर देते। तो मैं तो गई थी डॉक्टर के पास विजिट फॉलो अप करने के लिए। अभी वहां पे डॉक्टर ने देखा ऐसे तो आशीष सारा फैसिलिटी पूरा करने लगे हॉस्पिटल के, और मेरे बेड के बाजू में जो बेड था मैंने आयशु को वहां पे लिटा दिया। अभी थोड़ी देर वो लेटी रहे, मुझे वो लोग फिर वहां से 9 बजे 9:30 बजे के आसपास ओटी में लेके चले गए। ओटी के पास एक रूम था, वहां पे रख दिया। फिर वहां पे थैंक गॉड कि मेरी 2 फ्रेंड हैं जहां पे मैं रहती हूँ, थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए कि वो उन दोनों में से एक मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी और एक जो थी वो आई हॉस्पिटल जल्दी, फिर सारा सामान लेके आई, हॉस्पिटल बैग लेके आई मेरा, और आयशु को फिर वो लेके वापस घर चली गई। तो थैंक गॉड कि आयशु उसके पास रह गई पूरा दिन। फिर आशीष अकेले सारा काम इधर से उधर हॉस्पिटल में भाग दौड़ अकेले कर रहे, कोई भी नहीं मेरे पास, ना पापा पहुंचे ना मम्मी, कोई नहीं पहुंचा था। मेरे फादर इन लॉ भी पापा मम्मी के साथ ही बॉम्बे आ रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे 10 बजे 9:30-10 बजे के आसपास ओटी के पास जो रूम था वहां लेके गए, और 11:30 के आसपास मुझे ओटी में लेके चले गए। ऑपरेशन के बाद 11:46 के आसपास बेबी डिलीवर हो गया मेरा, और बेबी बॉय हुआ मुझे, अनाइशा को भाई मिल गया।
तो आप बोल सकते हो ऐसे, मुझे ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो लड़की, डजंट मैटर टू मी, दोनों बच्चे मेरे ही हैं, दोनों के लिए मेरे मन में प्यार उतना ही बराबर रहेगा। तो इस पहले बट ठीक है, अनायशा को भाई मिल गया, इट्स गुड थिंग। तो बेबी बॉय हो गया मुझे 11:46 को, फिर मुझे डिस्चार्ज मिला 18 को, और पापा मम्मी पहुंचे हैं 17 को। तो 16 के नाइट को रुकने के लिए अभी आशीष अगर उधर रुके तो आयशु कहाँ रुकेगी, और जो पेशेंट बेड होता है उसके साथ जो आपको जो रिलेटिव के लिए बेड देते हैं वो इतना ब्रॉड नहीं होता है कि आपके साथ बच्चा एक सो सके, और आयशु को तो पूरा बेड चाहिए सोने के लिए। तो मैंने आशीष के एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ रात भर रुक गई, थैंक यू भाभी, वो पूरा रात रुक गई मेरे साथ उस दिन, और आयशु और आशीष दोनों घर पे सोए थे। फिर 17 को मम्मी पापा आ गए, तो फिर उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी, आशीष घर पे आयशु को लेके रहते थे। फिर 18 को मुझे डिस्चार्ज मिला, और उसके बाद फिर बेबी का 6 दिन के बाद छठी वट्टी हुआ। 22-23 को फिर खाना वाना हुआ, सब छोटी सी पार्टी थी, वो सब हो गया। वो सब का भी वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि कोई था ही नहीं मेरे पास जो शूट कर पाता। मैं अकेले कहाँ से, ऑपरेशन वाला शरीर, एक तो खुद चला ही नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे करके चलो, ऊपर से वीडियो शूट करना तो हटा ही दो। फिर पापा 26 जनवरी को वापस आ गए यहाँ धनबाद, और मम्मी वहाँ पे थी मेरे साथ, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। फिर 18 फरवरी को मैं मम्मी के साथ आ गई वापस धनबाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वापस धनबाद बॉम्बे चल रहा है। तो इस बार आशीष तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे आने के लिए, लेकिन मम्मी ने बहुत फोर्स किया कि इस बार चलो, क्योंकि तुम्हें रेस्ट का बहुत ज़रूरी है, इतना जल्दी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो अगर रेस्ट नहीं लोगी तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। तो इसीलिए मम्मी लेके आ गई मुझे। तो 18 फरवरी को मैं तो आ गई हूँ, अभी धनबाद में ही हूँ। ये मैंने सोचा कि आप लोगों से अभी वापस थोड़ा वीडियो में कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत रिलीफ होता है। बहुत लोग हैं, आयशु को भी संभाल लेते हैं और छोटे बेबी को भी संभाल लेते हैं। बाय द वे मैं आयशु जितना डिले तो नहीं करूंगी आप लोगों को छोटे बेबी को दिखाने में, जल्दी मैं दिखा दूंगी आप लोग से, क्योंकि अभी सोच तो रही हूँ मैं ऐसा कि मैं कांस्टेंट रहूंगी वीडियो पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कैसा सिचुएशन आएगा कैसा नहीं। तो बट आई विल ट्राई कि मैं वीडियो बनाती रहूँ, तो जो भी टॉपिक रहे मेरे पास उसका वीडियो बनाओ। तो ये थी मेरी लाइफ की अपडेट, ये सारा चल रहा था 1 ईयर से। बहुत डिफिकल्ट टाइम था फैमिली के साथ बिताना, बट ठीक है, चलो अच्छा बुरा वक्त ऐसे ही आता है, लाइफ में बीत जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस रहे तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालना। मैं कोशिश करूँगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं Q&A वीडियो भी एक शूट कर लूँ जल्दी से आप लोगों के लिए। और मेरा जो भी 2-3 वीडियो मैंने बनाया हुआ था जब मैं नवंबर में धनबाद से बॉम्बे जा रही थी, उस टाइम का वीडियो, फिर वहां जाने के बाद भी 2-3 वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो सारा वीडियो भी मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले लाइफ अपडेट का वीडियो डाल देती हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि 2-3 महीने सो जाती है, फिर उठ के एक वीडियो डाल देती है, फिर सो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक लाइफ अपडेट का वीडियो डालती हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों को पता चल जाए कि क्या चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी। उसके बाद जो भी पुराने वीडियो हैं वो अपलोड करूंगी और फिर नए वीडियो अपलोड करूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी का दोनों का भी जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो चीजें मैंने फेस की, क्या क्या होता है, क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजें मैं अपलोड करूँ वीडियो बना के, टॉपिक वाइज टॉपिक। एंड न्यू मॉम का भी रिलेटेड, न्यू बेबी के रिलेटेड भी वीडियो मैं सोच रही हूँ कि 1 by 1 पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप लोग के पास भी कोई टॉपिक सजेशन हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो बस ये था मेरे लाइफ का अपडेट। अच्छा टाइम भी आया, बुरा टाइम भी आया, बट टाइम का एक ही खासियत है कि टाइम बीत जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। So yeah guys, that's it for today's video। अभी आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की वेट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आप लोग से अगले न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।